Namaste. Welcome to दुनियादारी. Today we will discuss India's art, culture and architecture. भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक है। 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी। ये पत्थर, रंग, संगीत और हमारी ट्रेडिशंस में लिखी एक कहानी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखने में सुंदर इमारतों या मूर्तियों की कहानी नहीं है ना? यस। इसमें भारत का फिलॉसफी, यहाँ के धर्म, समाज, सबकी झलक मिलती है। हाँ, बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग-अलग डायनास्टीज, रिलीजियस मूवमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस ने इस सब कॉन्टिनेंट की इतनी रिच आर्टिस्टिक लेगेसी को शेप दिया है। ये एक कमाल का सफर है। सिंधु घाटी की सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग से लेके मुगलों के शानदार मीनारों तक, अजंता की रहस्यमयी गुफाओं से लेके आज के कंटेम्पररी आर्ट तक। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 3300 BCE। इनकी अर्बन प्लानिंग तो जबरदस्त ही सुना है, एकदम प्लान्ड तरीके से बसे शहर। हाँ, कमाल की थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर वो मतलब एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एकदम राइट एंगल्स पर काटती थीं। अच्छा। और उनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी हैरान करता है। ढका हुआ, हर घर से जुड़ा हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों का इस्तेमाल, एक सिटिडल यानी ऊपरी शहर और एक लोअर टाउन। ये सब दिखाता है कि उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग कितनी एडवांस थी उस जमाने के हिसाब से। और कला के लिहाज से क्या मिला है वहाँ? वो डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति तो बहुत फेमस है। हाँ, वो कांस्य की डांसिंग गर्ल प्रतिमा वाकई खास है, जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक की मास्टरी दिखाती है। उसका पोस्चर, उसका कॉन्फिडेंस कमाल है। इसके अलावा हजारों स्टीएटाइट सील्स मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे हम आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। हाँ, वो लिपि तो आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल, ये सील्स उनके ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और शायद रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ इशारा करती हैं। और मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ, जो शायद रिचुअल बेदिंग के लिए इस्तेमाल होता था, वो उनकी आर्किटेक्चरल स्किल का बेहतरीन नमूना है, खासकर इसकी वाटरप्रूफिंग। मतलब फंक्शनैलिटी पे जोर ज्यादा था, सजावट पे शायद कम। फैसिनेटिंग। इसके बाद आता है वैदिक काल। इस दौर की वास्तुकला के ज्यादा निशान क्यों नहीं मिलते? मतलब कोई बड़ी इमारतें वगैरह? हाँ, ज्यादातर निर्माण शायद लकड़ी या घास फूस जैसी पेरिशेबल मटेरियल से होता होगा, जो समय के साथ नष्ट हो गया। मुख्य जोर रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर्स पे था, जैसे अग्निवेदियां और यज्ञ की जगहें। अच्छा, मतलब यज्ञ वगैरह के लिए। हाँ, इनके निर्माण में सुलभा सूत्रों में दिए गए प्रिसाइज जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता था, जो दिखाता है कि ज्योमेट्री और रिचुअल का गहरा कनेक्शन था। इसी ने आगे चलकर टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव रखी होगी, ऐसा मानते हैं। और फिर आता है बौद्ध धर्म का प्रभाव, जिसने भारतीय कला और वास्तुकला को एक नई दिशा दी। स्तूपा का जिक्र सबसे पहले आता है। बिल्कुल, स्तूपास जिनमें बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेष रखे जाते थे, वो हेमिस्फेरिकल माउंड्स होते थे। सांची का ग्रेट स्तूपा इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, सांची तो बहुत फेमस है। और उसके चारों तरफ जो गेटवेज हैं, जिन्हें तोरण कहते हैं, उन पर बुद्ध के जीवन की कहानियां यानी जातिक टेल्स और बौद्ध सिंबल्स इतनी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। बारीकी देखिए उन पर। स्तूपा खुद में एक सिंबल है। उसका डोम यानी अंडा स्वर्ग का प्रतीक है। उसके ऊपर हार्मिका निर्वाणा का और छत्र यानी छतरी बुद्ध धर्म और संघ के 3 जूल्स का। ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, पूरा कॉस्मिक डायग्राम है। वाह! और रॉक कट आर्किटेक्चर, चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, अजंता और एलोरा का तो नाम सुनते ही जादू सा महसूस होता है। वो है ही जादुई। अजंता 2nd सदी BCE से 6th सदी में करीब 30 गुफाएं हैं, जिनमें मठ यानी विहारस और प्रार्थना हॉल यानी चैत्याज हैं। हाँ। लेकिन असली कमाल है वहाँ के फ्रेस्कोज यानी भित्ति चित्र। बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं के दृश्य इतने जीवंत हैं। उन पेंटिंग्स में पर्सपेक्टिव, शेडिंग, फॉरशॉर्टनिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल दिखता है, जो उनमें डेप्थ और वॉल्यूम लाता है। ब्यूटीफुल बोधिसत्वा वाली पेंटिंग तो विश्व प्रसिद्ध है। क्या ग्रेस है उसमें। हाँ, वो तो देखिए मैंने भी तस्वीरों में, अद्भुत। और एलोरा 6th 10th सदी CE इसलिए भी यूनिक है क्योंकि वहां हमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ मिलती हैं। ये उस दौर की रिलीजियस टॉलरेंस का प्रतीक है। अच्छा, तीनों धर्मों की एक ही जगह पर। हाँ, और वहां का कैलाश टेम्पल केव 16
तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। उसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। सोचिए जरा, ये राष्ट्रकूट राजाओं का कंट्रीब्यूशन था। ये गुफाएं अक्सर ट्रेड रूट्स पर होती थीं, जो दिखाता है कि धर्म, कला और कॉमर्स कैसे जुड़े हुए थे। इसी दौर में मूर्तिकला के दो प्रमुख स्टाइल्स भी उभरे, गंधारा और मथुरा। इनमें क्या फर्क था? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी-कभी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। गंधारा कला, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में फली फूली, उस पर ग्रीक और रोमन आर्ट का साफ असर दिखता है। अच्छा, मतलब विदेशी प्रभाव। हाँ बिल्कुल, बुद्धा को बहुत रियलिस्टिक, ह्यूमन लाइक दिखाया गया है। घुंघराले बाल, मस्कुलर बॉडी, अपोलो जैसा चेहरा। मटेरियल में अक्सर ग्रे शिस्ट स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। वहीं मथुरा स्कूल एकदम इंडिजिनस था। यहाँ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ और बुद्ध और दूसरे देवी देवताओं को फिजिकल रियलिज्म से ज्यादा उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और इनर पीस पर फोकस करके बनाया गया। मथुरा में हमें हिंदू और जैन मूर्तियां भी मिलती हैं। तो एक तरफ यथार्थवाद, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता पर जोर। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे भारत बाहरी प्रभावों को एब्जॉर्ब भी कर रहा था और अपनी खुद की मजबूत आर्टिस्टिक आइडेंटिटी भी बना रहा था। मौर्य काल की बात करें तो सम्राट अशोक के स्तंभ बहुत मशहूर हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल वहीं से लिया गया है। बिल्कुल, अशोक के स्तंभ मौर्य कला के सबसे शानदार उदाहरण है। चमकदार पॉलिश वाले ये बलुआ पत्थर के स्तंभ पूरे साम्राज्य में लगाए गए थे, जिन पर बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। हाँ, वो धम्मलिपि। हाँ, सारनाथ का लायन कैपिटल, जिसमें 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसकी पॉलिश, जिसे मौर्यन पॉलिश कहते हैं, इतनी जबरदस्त है कि आज भी चमकती है। ये स्तंभ अशोक की पॉलिटिकल पावर और उनके धम्म के प्रचार दोनों का प्रतीक थे। अब आते हैं गुप्त काल पर, जिसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। कला और वास्तुकला में यहाँ क्या नया हुआ, क्या खास था इस दौर में? गुप्त काल लगभग 4th-6th सदी सीई में वाकई हर क्षेत्र में रिफाइनमेंट आया। टेम्पल आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव आया। गुफाओं से निकलकर फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लगे, जिनमें शिखर भी होता था। देवगढ़ का दशावतान मंदिर इसका अच्छा शुरुआती उदाहरण है। अच्छा, मतलब अब मंदिर अलग से बनने लगे। हाँ, पत्थर या ईंटों से। मूर्तिकला में एक आदर्श संतुलन मिलता है डिविनिटी और ह्यूमन ग्रेस का। सारनाथ की खड़ी बुद्ध प्रतिमा इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें शांति और आध्यात्मिकता झलकती है। वो कपड़े की सिलवटें देखें, एकदम पारदर्शी लगती हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स इसी दौर में विकसित हुए। और अजंता की बाद की गुफाओं जैसे 1, 2, 16, 17 की पेंटिंग्स को तो भारतीय चित्रकला का शिखर माना जाता है। गुप्त काल के बाद भारत में रीजनल स्टाइल्स ज्यादा उभर कर आए। उत्तर भारत में नगारा और दक्षिण में द्रविड़ शैली। ये विभाजन कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य के बाद रीजनल पावर्स मजबूत हुईं और उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स विकसित हुईं। उत्तर और मध्य भारत में नगारा शैली प्रमुख हुई, जिसकी पहचान है उसका बीहाइव शेप्ड या कर्वी लीनियर शिखर। वो ऊपर की तरफ जो पतला होता जाता है। हाँ वही। इसका सबसे फेमस उदाहरण है खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश, जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया। ये अपनी बेहद डिटेल्ड मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं, खासकर बाहरी दीवारों पर बनी इरोटिक स्कल्पचर्स। ये सिर्फ सेंसुअलिटी नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं, सांसारिक और आध्यात्मिक के इंटीग्रेशन और शायद तांत्रिक फिलॉसफी के प्रभाव को दर्शाती हैं। ओडिशा का लिंगराज मंदिर भी नागर शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दक्षिण भारत की द्रविड़ी शैली, उसके मंदिर तो अक्सर बहुत विशाल और ऊंचे होते हैं, एकदम अलग दिखते हैं। बिल्कुल अलग। द्रविड़ शैली की पहचान है उसका पिरामिड जैसा टावर, जिसे विमान कहते हैं। ये विमान कई मंजिलों का होता है। मंदिर परिसर अक्सर बहुत बड़े होते हैं और उनमें ऊंचे गेटवे टावर्स होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। हाँ, गोपुरम तो बहुत भव्य होते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत पल्लवों ने की। मलयपुरम का शो टेम्पल एक अच्छा अर्ली एग्जाम्पल है, लेकिन चोल राजाओं ने इसे चरम पर पहुंचाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजा चोल प्रथम ने 11वीं सदी में बनवाया, उसका विमान 200 फीट से भी ऊंचा है। ये ग्रेनाइट से बना है और चोल इंजीनियरिंग का कमाल है। 200 फीट ग्रेनाइट से? हाँ,
इसी चोल काल में कांसे की मूर्तियां बनाने की कला, खासकर लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी नटराज, शिव का नृत्य रूप की मूर्तियां अपने शिखर पर पहुंची। ये मूर्तियां आज भी भारतीय कला की पहचान है। बाद के दौर में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जैसे विशाल मंदिर परिसर बने, जिनके गोपुरम मूर्तियों से अटे पड़े रहते हैं। और एक तीसरी शैली भी थी, वेसारा। ये क्या है? हाँ, वेसारा शैली को नगारा और द्रविड़ा का हाइब्रिड माना जाता है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक में चालुक्य और खासकर होयसल राजाओं के समय 11th-14th सदी विकसित हुई। बेलूर हलेबीडु के होयसल मंदिर अपनी स्टार शेप्ड प्लान और पत्थर पर की गई अविश्वसनीय रूप से बारीक नक्काशी, इंट्रिकेट कार्विंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर को गहनों की तरह तराशा गया हो। डिटेल वर्क कमाल का है। अच्छा, तो ये तीनों शैलियां साथ साथ विकसित हो रही थीं अलग अलग इलाकों में। हाँ। अब मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के आने से इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव आया और इंडो इस्लामिक स्टाइल का जन्म हुआ। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत 13th-16th सदी के साथ वास्तुकला में नए एलिमेंट्स आए, जैसे ट्रू आर्च, मेहराब और डोम, गुंबद। ये भारतीय कारीगरों के लिए नई तकनीकें थीं। हाँ, पहले तो कॉर्बेल्ट आर्च ज्यादा होता था। सही कहा। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इसका अच्छा उदाहरण है। कुतुब मीनार खुद तो है ही प्रभावशाली, 238 फीट ऊंचा, लेकिन वही पास में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे बनाने में पहले के हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़े गए हिस्सों, स्पॉइलिया, का इस्तेमाल हुआ। ये उस दौर के कल्चरल इंटरैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को दिखाता है। यहाँ हमें भारतीय और इस्लामी बिल्डिंग टेक्निक्स का मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे इल्तुतमिश के मकबरे में पहली बार ट्रू डोम का प्रयास दिखता है। और फिर आए मुगल, जिन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी इमारतों में एक अलग ही शान और सिमेट्री दिखती है। हाँ, मुगलों 16th-19th सदी ने आर्किटेक्चर को ग्रैंडियर, सिमेट्री और डेकोरेशन का जरिया बनाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसाया, जिसमें भारतीय, गुजरात, राजस्थान और फारसी स्टाइल्स का खूबसूरत मेल दिखता है। दीवाने खास, पंचमहल सब देखने लायक हैं। फतेहपुर सीकरी तो कमाल की जगह है। बिल्कुल। फिर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना, जो भारत का पहला चारबाग स्टाइल गार्डन टूम था, और इसने ताजमहल के लिए टेम्पलेट सेट किया, खासकर उसके डबल डोम स्ट्रक्चर ने। और शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाकर कमाल ही कर दिया, दुनिया के अजूबों में शामिल है। ताजमहल 17वीं सदी तो वाकई वास्तुकला का शिखर है। परफेक्ट सिमेट्री, सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल, यमुना किनारे उसकी सेटिंग, दीवारों पर की गई पिएत्रा ड्यूरा यानी कीमती पत्थरों की जड़ाई का काम, सब कुछ अद्भुत है। वो पिएत्रा ड्यूरा का काम तो बहुत बारीक होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। उसकी चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप आने पर मुख्य मकबरे पर ना गिरें। ये उनकी प्लानिंग दिखाता है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें भी बनवाईं, जो मुगल पावर और एस्थेटिक सेंस का प्रतीक हैं। मुगलों ने चित्रकला, खासकर मिनिएचर पेंटिंग्स को भी बहुत बढ़ावा दिया। ये छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं। हाँ, मुगल मिनिएचर पेंटिंग एक और शानदार चीज है। इसमें पर्शियन पेंटिंग की बारीकी और इंडियन पेंटिंग की स्वाभाविकता का फ्यूजन दिखता है। अकबर के समय में बड़े पैमाने पर मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन हुआ, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा। अच्छा, किताबों के लिए चित्र? हाँ, जहांगीर खुद कला का पारखी था और उसके समय में पोर्ट्रेचर और नेचर स्टडीज अपने चरम पर पहुंचे। जानवरों, पक्षियों के इतने रियलिस्टिक चित्र बनवाए उसने। इन पेंटिंग्स में डिटेल्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ गजब की होती थी। इसी दौर में राजस्थान में राजपूत कला और वास्तुकला भी फल फूल रही थी। उनके किले और महल भी तो बहुत शानदार हैं। बिल्कुल। राजपूत राजाओं ने अपनी हिंदू कला परंपराओं को जारी रखा, लेकिन साथ ही मुगल आर्किटेक्चर और पेंटिंग से भी काफी कुछ लिया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जैसे विशाल पहाड़ी किले उनकी मिलिट्री आर्किटेक्चर का नमूना है। हाँ, वो किले तो देखने लायक होते हैं। बिल्कुल। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के महल अपनी सुंदरता, झरोखों, आंगनों के लिए जाने जाते हैं। राजपूत पेंटिंग की भी कई रीजनल स्कूल्स थीं। मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, बनी ठनी वाली पेंटिंग याद है, कांगड़ा आदि, जिनमें अक्सर कृष्ण लीला या दरबारी जीवन के दृश्य चित्रित किए जाते थे। ये दोनों शैलियां मुगल और राजपूत साथ साथ विकसित हुईं और एक दूसरे को प्रभावित भी किया। अब आते हैं कॉलोनियल पीरियड पर। अंग्रेजों के आने से यूरोपियन स्टाइल्स का प्रभाव बढ़ा, आर्किटेक्चर में काफी बदलाव आया होगा। हाँ,
शुरुआत में ब्रिटिश इमारतें फंक्शनल थीं, किले, बैरक वगैरह, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए यूरोपियन क्लासिकल गॉथिक स्टाइल्स का इस्तेमाल किया। जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास में कई इमारतें बनी। हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह। हाँ, फिर एक हाइब्रिड स्टाइल उभरी जिसे इंडो सैरासेनी कहा गया, जिसमें भारतीय, हिंदू, मुगल और यूरोपीय गॉथिक न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स को मिलाया गया। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस, अब CST, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें गुंबद भी है, मेहराब भी और गॉथिक टावर भी। हाँ, CST तो बहुत आइकॉनिक है। बिल्कुल। 20वीं सदी में जब नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो लुटियंस और बेकर ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जैसी इमारतें डिजाइन की, जिनमें वेस्टर्न क्लासिकल डिजाइन के साथ भारतीय मोटिव्स जैसे छज्जे, जालियां, स्तूप जैसा गुंबद इस्तेमाल किया गया। एक तरह से इंपीरियल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश थी। कला के क्षेत्र में क्या हुआ इस दौरान? कंपनी स्कूल और बंगाल स्कूल का जिक्र आता है। ये क्या था? कंपनी स्कूल पेंटिंग असल में भारतीय कलाकारों द्वारा ब्रिटिश पेट्रन्स के लिए बनाए गए पेंटिंग्स थी। इनमें यूरोपीय यथार्थवादी शैली में भारतीय लोगों, रीति रिवाजों, पेड़ पौधों, जानवरों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। एक तरह से दस्तावेजीकरण था। अच्छा, अंग्रेजों के देखने के लिए। हाँ, समझिए। इसके रिएक्शन में राष्ट्रवादी भावना के साथ बंगाल स्कूल उभरा, जिसके प्रणेता थे अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल को रिजेक्ट किया और भारतीय कला परंपराओं, मुगल, राजपूत, अजंता से प्रेरणा लेकर एक स्वदेशी स्टाइल बनाने की कोशिश की, जिसमें भारतीय थीम्स और स्पिरिचुअलिटी पर जोर था। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर जैसे कलाकार इससे जुड़े। ये कला के जरिए नेशनल आइडेंटिटी खोजने का प्रयास था। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खासियत शायद ये है कि यहाँ पारंपरिक कलाएं आज भी जिंदा हैं। टेक्सटाइल आर्ट्स को ही लें, कितनी वैरायटी है। लगता है हर कोने की अपनी पहचान है। बिल्कुल, ये भारत की लिविंग हेरिटेज है। बनारस की ब्रोकेड साड़ियाँ, राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग और बंधेज, गुजरात की पटोला और बंधनी, कश्मीर की पश्मीना और कढ़ाई, ओडिशा का इकात, कांचीपुरम का सिल्क। लिस्ट बहुत लंबी है। हर इलाके की अपनी खास टेक्निक और डिजाइन लैंग्वेज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये सिर्फ कपड़े नहीं, कल्चर का हिस्सा है। और लोक कलाएं, फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स जैसे मधुबनी या वारली पेंटिंग्स, ये कितनी अलग और एक्सप्रेसिव होती हैं। इनमें एक अलग सा भोलापन और सच्चाई लगती है। हाँ, ये कलाएं सीधे समुदाय के जीवन, उनकी मान्यताओं, प्रकृति से उनके रिश्ते को दर्शाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग, ओडिशा का पट्टचित्र, आंध्र की कलमकारी, ये सब बहुत वाइब्रेंट ट्रेडिशंस है। इनके रंग, इनके विषय सब लोकल होते हैं। इनके अलावा मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां, टेराकोटा, धातु शिल्प जैसे बस्तर का ढोकरा आर्ट, कठपुतली कला, ये सब भी भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। और क्लासिकल डांस और म्यूजिक की बात ना हो तो अधूरा रहेगा। ये परंपराएं भी तो सदियों पुरानी हैं, मंदिरों से जुड़ी हुई हैं शायद। निश्चित रूप से भरतनाट्यम, कथक, ओडिशी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और सत्रिया, ये प्रमुख क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जिनकी जड़ें नाट्यशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों और मंदिर परंपराओं में है। हर एक की अपनी खास वेशभूषा, मुद्राएं, अभिनय, संगीत है। और संगीत में हिंदुस्तानी, नॉर्थ इंडियन और कर्नाटक, साउथ इंडियन, दो प्रमुख धाराएं हैं जो राग और ताल की कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर आधारित है और गुरु शिष्य परंपरा के जरिए आज भी जीवित हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, साधना है। आज़ादी के बाद के भारत की बात करें तो आर्किटेक्चर में एक नई पहचान बनाने की कोशिश हुई। चंडीगढ़ का जिक्र आता है इसमें, एक प्लान्ड शहर। हाँ, आज़ादी के बाद एक मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी की तलाश थी। ले कॉर्बूजिए का डिज़ाइन किया हुआ चंडीगढ़ शहर इंटरनेशनल मॉडर्निज्म का एक बड़ा उदाहरण था। कॉन्क्रीट का दाढ़ इस्तेमाल, फंक्शनल जोनिंग। हाँ, काफ़ी चर्चा हुई थी उस पर। बिल्कुल। फिर लुईस कान ने IIM अहमदाबाद में ईंटों का बेहतरीन इस्तेमाल करके एक अलग पहचान बनाई। भारतीय आर्किटेक्ट्स जैसे चार्ल्स करेया, BV दोशी ने मॉडर्निज्म को भारतीय क्लाइमेट, कल्चर और सोशल नीड्स के हिसाब से अडाप्ट करने का महत्वपूर्ण काम किया। BV दोशी को तो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रिट्जगर प्राइज भी मिला। हाँ, BV दोशी का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। उन्होंने कम लागत वाले आवाज और सस्टेनेबल डिजाइन पर भी जोर दिया। और मॉडर्न इंडियन आर्ट में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप PAG का क्या योगदान रहा?
आजादी के तुरंत बाद बना था ये ग्रुप। PAG यानी 1947 में बना भारतीय कला के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। FN सूजा, MF हुसैन, SH रजा जैसे कलाकारों ने तय किया कि वो ना तो अंग्रेजों की एकेडमिक स्टाइल को फॉलो करेंगे, ना ही बंगाल स्कूल के नॉस्टैल्जिक नेशनलिज्म को। तो फिर क्या किया उन्होंने इंटरनेशनल मॉडर्निज्म के लैंग्वेज को अपनाया, लेकिन उसे भारतीय थीम्स और एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ा। NF हुसैन ने भारतीय मिथकों और रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी डायनामिक, बोल्ड स्टाइल में पेंट किया। घोड़ों के उनके चित्र बहुत फेमस हैं। SH राजा बाद में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ मुड़े और बिंदु, डॉट और पॉइंट उनकी कला का केंद्र बन गया, जो क्रिएशन के सोर्स का प्रतीक है। आज के दौर में सुबोध गुप्ता, भारती खेर जैसे कलाकार नए मीडियम्स जैसे इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट में काम कर रहे हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। हाँ, समकालीन कला भी काफी विविध है। बिल्कुल। अब इतनी विशाल और डाइवर्स विरासत को संभालना, उसे प्रिजर्व करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, सांस्कृतिक भी, प्राकृतिक भी। ताजमहल, अजंता, एलोरा, हम्पी, खजुराहो, लिस्ट लंबी है। 42, ये तो काफी ज्यादा है। पत्थर खराब हो रहे हैं, पेंटिंग्स फीकी पड़ रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI और इंटेक जैसी संस्थाएं इनके कंजर्वेशन का जरूरी काम कर रही हैं। साथ ही योग, कुंभ मेला जैसी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विरासत को बचाना भी उतना ही जरूरी है। ये हमारी परंपराएं हैं। ये वाकई कमाल है कि हजारों साल पुरानी परंपराएं, चाहे वो मंदिर में पूजा हो, शास्त्रीय संगीत हो या कोई हस्तकला, आज भी भारत में जिंदा हैं और इवॉल्व हो रही हैं। ये कंटिन्यूटी बड़ी बात है। बिल्कुल, और यही शायद भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज और सिंथेसिस की क्षमता। इसने हमेशा बाहरी प्रभावों को अब्सॉर्ब किया है, उनसे सीखा है, पर अपनी कोर आइडेंटिटी को बनाए रखा है। ग्रीक, इस्लामिक, वेस्टर्न, हर इन्फ्लुएंस ने इसे एनरिच किया है और हर बार एक नया यूनिक सिंथेसिस उभर कर आया है। ये एक मिला-जुलापन ही इसकी खूबसूरती है। तो ये थी हमारी भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला की हजारों साल लंबी यात्रा पर एक नजर। सिंधु घाटी से लेकर आज की कंटेम्पररी आर्ट तक कितना कुछ बदला है और कितना कुछ आज भी हमारे साथ है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा है। सही कहा। और ये कहानी रुकी नहीं है। आज के कलाकार, आर्किटेक्ट, शिल्पकार इसी विरासत से इंस्पिरेशन लेकर उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करके इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक लिविंग, ब्रीदिंग ट्रेडिशन है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।